तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ने के बाद अपन अभी देखेंगे इसमें जो एटीपी बने हैं, जो एटीपी खर्च हुए हैं, उसका एटीपी मैट्रिक्स निकाल के देखेंगे कि अपने को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुए वाला है। तो उसका एटीपी मैट्रिक्स करके देखेंगे। अभी लॉस कौन से स्टेप में हुआ है, अपना लॉस कौन से स्टेप में हुआ है अपने को मालूम है। पहले स्टेप में हुआ है और थर्ड स्टेप में हुआ है। तो अपने टोटल कितने एटीपी के अपने को लॉस हुआ है, 2 एटीपी का लॉस हुआ है, बराबर। और प्रॉफिट कितने एटीपी का हुआ है, अपने को 7वीं स्टेप में एटीपी मिलने वाला है और 10 स्टेप में अपने को एटीपी मिलने वाला है। और ये दो प्रोसेस जो जो दो बार होने वाली है, तो अपने को टोटल 4 एटीपी प्रॉफिट में मिलने वाले हैं। तो प्रॉफिट में अपने को 4 एटीपी मिलने वाले हैं। तो नेट गेन बोला तो ये लॉस हुआ है और 2 है हुआ, तो नेट गेन कितना हुआ है, 2 एटीपी का हुआ है, बराबर। तो अभी अपने को 2 एटीपी का नेट गेन हुआ है, लेकिन अपने को इधर 6 स्टेप में एनएडीएच भी मिलने वाला है। तो एनएडीएच क्या होता है, और एनएडीएच जो एनएडीएच होता है उसको ईटीएस में जाके एक एनएडीएच से अपने को 3 एटीपी मिलते हैं। वो अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में अलग से और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, एक एनएडीएच 3 एटीपी देता है, तो उसके हिसाब से अपने को 6 एटीपी मिलेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस है वो सिर्फ 2 बार होने वाली है। तो अपने को टोटल गेन देखा जाए तो नेट गेन के 2 एटीपी और इधर की 6 एटीपी सब मिला के अपने को 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में टोटल गेन बोल के मिला है अपने को। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उसके ग्लाइकोलाइसिस के इम्पोर्टेंट कौन से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो जो अपने छूट गए होंगे वो अपन वन बाय वन पढ़ेंगे, जो मैंने इधर दिए वाले हैं। तो ऑफकोर्स लोकेशन तो आपको पता होगा, मैंने साइटोप्लाज्म में बताया वाला है, लोकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ऑकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक्स है, बराबर। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वाला है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्यों यूनिवर्सल प्रोसेस है, इधर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इधर डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और इधर CO2 भी रिलीज नहीं होता है। इस वजह से इस प्रोसेस को अपन ने पार्शियल ऑक्सीडेशन बोले वाला है। तो नो CO2 रिलीज और डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, बराबर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कैन बी ऑक्सीडाइज इन पायरुवेट, बराबर है। अभी अपना एग्जांपल लिया तो अभी सुक्रोज है, सुक्रोज एक शुगर है। सुक्रोज को तोड़ दिया तो विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा। तो ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज होता है वो ये दो भी अपने को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। यही इधर बोला है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बोथ कैन बी ऑक्सीडाइज इन पायरुवेट, ये बराबर है। और स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, तो ये तो हो गया। और फर्स्ट प्रोसेस है और जो थर्ड प्रोसेस है जिसमें एटीपी मिलता है, जो इधर होने वाली है, और जो 10th प्रोसेस है वो सब इरिवर्सिबल है। बोले तो ये रिवर्सिबल नहीं है, जैसे कि इधर रिवर्सिबल है, उधर ये आइसोमेराइजेशन होने वाला है, वो भी रिवर्सिबल है। लेकिन जो फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप है वो इरिवर्सिबल है। ये सिर्फ अपने को याद रखने का है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो नेट गेन तो अपने को मालूम ही होगा, 2 पायरुविक एसिड मिले हैं, 2 एटीपी नेट गेन में मिले हैं और 2 NADH मिले हैं। तो 2 पायरुविक मिले हैं, 2 एटीपी मिले हैं और 2 NADH मिले हैं। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में इतना अपने को कंटेंट याद में रखने का है। कैसे भी करके इतना कंटेंट याद में रखो, और जो एटीपी का जो लेन देन है उतना याद में रखो, और किधर एटीपी मिलता है, किधर एटीपी क्या होता है, वो इतना याद में रखो। और अपने को 1-2 एंजाइम के नाम याद रखने के हैं, जो भी अभी एक्सोकाइनेज है वो NCERT में डिटेल में दिया वाला है, तो एक्सोकाइनेज आप याद रख लो। और बाकी के जो भी प्रोसेस है, जो भी आपने को तुमको एटीपी नहीं समझ में आया होगा, NADH क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देके मैं उसको आपको क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वो देखेंगे। अपन ने अभी
ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा, उसमें बहुत सारे एटीपी, एनएडीएच इसके बारे में बात हुई थी। तो अपन इस टॉपिक में थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनएडीएच और एटीपी के बारे में अपन थोड़ा समझेंगे। तो बेसिकली एटीपी और एनएडीएच को समझने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी एक ट्रिक है, तो बस तुम ध्यान से सुनो और उसका अप्लाई करो। तो बेसिकली एटीपी को अपन जस्ट लाइक स्मॉल स्नैक्स के बारे में बोले तो बिस्किट या चॉकलेट के बारे में एक बार सोचो। बोले तो कैसा, जल्दी इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है, जैसे कि एटीपी देखो, अपन एटीपी डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन इंस्टेंट स्नैक रहता है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। तो बोले तो एटीपी जस्ट लाइक अ स्मॉल स्नैक्स, और बिस्कुट और चॉकलेट के बारे में अपन सोचो उसके बारे में। तो उतना हो गया। फिर एनएडीएच और एफएडीएच, एनएडीएच के बारे में तो अपन ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ा बहुत पढ़े, और एफएडीएच के बारे में अपन क्रेब्स साइकिल में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एनएडीएच और एफएडीएच को, इन दोनों को बारे में अपन थोड़ा बड़ा सोचो, बोले तो बिग मील समझो। उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इंग्रेडिएंट बनाने पड़ते हैं, और ऐसा बारे में सोचो उसके लिए। जस्ट लाइक राजस्थानी थाली बोल के एनएडीएच और एफएडीएच को अपन समझ के लो। बोले तो कैसा, वो बिग मील रहता है, फिर उसको डाइजेस्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब डाइजेस्ट जो हो जाएगा तब उसमें बहुत सारी एनर्जी अपने को मिलेंगी। बोले तो एटीपी में इंस्टेंट एनर्जी और थोड़ी एनर्जी मिलेगी, लेकिन अभी अपन ने वो कैलकुलेशन में देखा, एक एनएडीएच कितना एटीपी देता है, 3 एटीपी देता है, और एक एफएडीएच कितना एटीपी देता है, 2 एटीपी देता है। वो अपन क्रेब्स साइकिल में पढ़ेंगे, लेकिन वो एनएडीएच और एफएडीएच कहाँ पर जाके एटीपी देता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके एटीपी देता है। तो ये पूरा याद रख के अपन एटीपी और एनएडीएच और एफएडीएच के बारे में थोड़ा बहुत अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा ट्रिक था, और इस ट्रिक के हेल्प से अपन समझ में आया होगा अपने को कि एटीपी और एनएडीएच और एफएडीएच का कैसे कैसे रोल होता है। तो अपन ने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा, आगे जाके अपन लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, और उसमें बहुत सारे जगह एटीपी और एनएडीएच का बात होंगी। और एटीपी और एनएडीएच इज जस्ट लाइक एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है। जब भी ग्लाइकोलाइसिस होती है, जब भी एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, और एटीपी के फॉर्म में निकलती है, कभी कभी एनएडीएच और एफएडीएच के बारे में निकलती है। और फिर यस, एनएडीएच और एफएडीएच का कन्वर्जेशन एटीपी में कहाँ होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में होता है। वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे।